शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहली खबर बरेली के बारे में। बरेली में बीते शुक्रवार को हुई हिंसा पर लगातार एक्शन हो रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, एनकाउंटर भी हुए हैं। आरोपियों के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। इस बीच 26 सितंबर को हुई हिंसा, उसके ड्रोन शॉट्स भी सामने आए हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कितना बवाल मच सकता था अगर ये भीड़ बेकाबू हो जाती। ये उस दिन यानी 26 सितंबर की ड्रोन की तस्वीरें हैं जिस दिन बरेली में बवाल हुआ। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टरों पर विवाद को लेकर हुए बवाल का ड्रोन वीडियो पुलिस ने जारी किया है। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद ये बवाल हुआ था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतरी है। कुछ लोगों के हाथों में पोस्टर हैं। जानकारी के मुताबिक खलील तिराहे पर मौजूद आला हजरत मस्जिद के पास नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने इस्लामिया ग्राउंड जाने की कोशिश की। इस्लामिया ग्राउंड के पास में ही आला हजरत मस्जिद और 9 महला मस्जिद है। इसी वजह से भीड़ इकट्ठा होती चली गई। इस बीच पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, पत्थर फेंके गए, जिसके बाद फिर पुलिस को लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। पुलिस ने पत्थरबाजों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़ी। पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान पूरी सड़क चप्पलों और ईंट पत्थरों से बिछ गई। बताया जा रहा है कि उस दिन कुछ जगह पुलिस पर पथराव भी हुआ। घटनास्थल से तमंचा, कारतूस, पेट्रोल बोतलें, लाठी डंडे, ईंट पत्थर बरामद हुए। ये सामने आ रहा है कि कई लोग दूसरे शहरों से भी पहुंचे थे। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ बयानबाजी की गई थी और इन सब का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को माना गया है। साथ में उसके 2 सबसे करीबी नफीस और नदीम। मौलाना तौकीर रजा, नदीम और नफीस को गिरफ्तार किया जा चुका है। नफीस का बेटा भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के इनकाउंटर भी हो रहे हैं। बुधवार को 2 लोगों को एनकाउंटर के बाद बरेली में गिरफ्तार किया गया। इदरीस और इकबाल का पिछला आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। दोनों पर पुलिस पर फायरिंग के आरोप हैं। ये कहा जा रहा है कि ये लोग मीरगंज जाकर हथियार बेचने की फिराक में थे। एनकाउंटर में दोनों के पैर में गोली लगी है। इससे पहले मंगलवार को ताजिम नाम के एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा था। एनकाउंटर में उसके पैर में भी गोली लगी थी। 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है इदरीस पुत्र सद्दीक, जो थाना मदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है, और इकबाल पुत्र जफर अली, ये भी थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों से पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे और नदीम खान का नाम का व्यक्ति जो जेल जा चुका है इसमें पूर्व में, उसके द्वारा इन दोनों से संपर्क करके इनको यहाँ मौजूद कराया गया था। ये दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और इससे जो आशंका हम लोगों ने पहले भी आयोजकों से जताई थी और हमारे द्वारा विवेचना में भी ये चीज पाई गई कि इसमें बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनके ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहां पे पहुंच के और उसको शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करके। बरेली मामले में अब तक 200 से ज्यादा नामजद और करीब 3000 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये बरेली की वो जगह है जहां मौलाना तौकीर रजा का घर है। यहाँ फिलहाल एक तनाव भरी शांति है। आला हजरत की दरगाह के पास आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हैं। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती है। बरेली के सौदागरान में आला हजरत की दरगाह के पास ही तौकीर का घर है। यहाँ दुकानें खुली हैं। लोगों के घरों से निकलने की कोई रोक टोक फिलहाल नहीं है। ये जो गली है जहां आप एक पुलिस छावनी देख रहे हैं, ये वो गली है जहां तौकीर रजा रहता है। न सिर्फ इस गली में बल्कि इस गली के बगल में भी आप देखेंगे तो भारी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती है और बीते जब से
ये हिंसा हुई है बरेली में तब से कुछ उसी तरह का हाल है। हालांकि इस गली में दुकानें खोलने पर कोई रोक टोक नहीं है, दुकानें खुली हैं, लोग आ जा रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, घर से निकल सकता है, दुकान खोल सकता है, लेकिन एहतियातन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। तौकीर रज़ा जेल में है, उसके जो परिवार के सदस्य हैं, जो भाई और तमाम जो परिवार के सदस्य हैं, वो अपने अपने घरों में हैं। सामने वाली जो गली है, इस गली में तौकीर का भाई रहते हैं और इसके अलावा जो बाकी परिवार के सदस्य हैं वो सब कुछ बरेली में जो बवाल कटा उससे आम लोग परेशान हैं। मौलाना तौकीर रजा बवाल से पहले जिस फरहत के घर रुका था, उसके घर वाले अब तौकीर को गलत बता रहे हैं। ये सीएम योगी से भी गुजारिश कर रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई ना करें। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, हमारे बच्चों को और हम लोगों को कुछ भी ये मालूम नहीं था कि ये कुछ ऐसा होने वाला है। अगर हमें ऐसा कुछ पता होता कि तौकीर रजा के मन में क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, तो हम वैसे ही अपनी देख रेख करते। वो तो कभी कदार हमारे घर आ ही जाते थे। तो हमने उनको चाय नाश्ता कराया और चाय नाश्ता कराने के बाद वो बोले मैं थोड़ी देर लेटना चाहता हूँ, वो लेट गए। फिर उसके बाद में जब दंगे का हमें पता चला तो तौकीर मियाँ जो थे, जो यहाँ से जा चुके थे। और हम ये चाहते हैं कि हमारे शौहर फरत खां और हमारा बेटा मोइन बेकसूर है और हम लोग भी घर वाले बेकसूर हैं। हमारा घर भी ना तोड़ा जाए और हमारे बच्चों को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। पुलिस के मुताबिक साजिश में जो लोग भी शामिल थे उनकी पहचान की जा रही है। जिन लोगों ने दंगा भड़काने की कोशिश की उन्हें कानून के तहत सजा देने की तैयारी है। बरेली से रवीश रंजन और रणदीप के साथ रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली हिंसा मामले में अब तक कुल 81 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 4 आरोपी आज गिरफ्तार हुए हैं। कुछ अहम जानकारियां भी सामने आई हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। हिंसा वाले दिन नमाज का समय बदलकर 12:30 बजे की जगह 1 बजे किया गया। 19 सितंबर से ही सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाने का अभियान चलाया जा रहा था। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है अब तक की जांच में। टोटल पुलिस के द्वारा अब तक 81 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हम लोगों की टीमें सीसीटीवी के माध्यम से, ICCC कंट्रोल रूम के जो फुटेजेस उपलब्ध हैं उसके माध्यम से, ड्रोन की जो फुटेजेस उपलब्ध हैं उसके माध्यम से लगातार इस आइडेंटिफिकेशन के लिए लगे हुए हैं कि कौन कौन ऐसे लोग थे जो भीड़ को उकसाने में और भीड़ को एग्रेसिव बनाने में शामिल थे। हम लोगों का मेन फोकस उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में और जो वहाँ पे भीड़ एकत्र हुई उसको एग्रेसिव बनाने में जिनकी अहम भूमिका थी, उसके संबंध में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी और लोग इसमें इस तरह की भूमिका में प्रकाश में आएंगे, हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बरेली हिंसा मामले में आरोपी तौकीर रजा के करीबियों पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तौकीर रजा के करीबियों के यहां बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और कई संपत्तियां भी सील कर दी गई हैं। इस बीच बिजली चोरी का मामला भी सामने आया है। मंगलवार को मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के ई-रिक्शा चार्जिंग गोदाम पर बुलडोजर चलाया गया था। बरेली के रजा चौक में मौजूद इस ई-रिक्शा चार्जिंग गोदाम को जमींदोज कर दिया गया। इस बुलडोजर एक्शन के बाद पता चला कि ई-रिक्शा चार्जिंग सेंटर बिजली चोरी से चल रहा था। ये एक ई चार्जिंग रिक्शा सेंटर था। ये आप देखिए कि ई चार्जिंग रिक्शा सेंटर था और इस पर अब बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है वो भी ठोका है। और ये जो जुर्माना है ये मोहसिन रजा खान और उस्मान रजा खान समेत 3 लोगों पर संयुक्त तरीके से ये जुर्माना लगाया है। इसमें ये कहा गया है कि इस तरीके के जो चार्जिंग पॉइंट हैं, ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं जिससे ई रिक्शा को चार्ज किया जाता था, ये बिजली चोरी करके और बिजली चोरी करके ई रिक्शा को चार्ज किया जाता था। तो इसके वजह से न सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, बुलडोजर से इस पूरे गोदाम को ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन ने अब तौकीर रजा के करीबियों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज किया है, जिसके तहत 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया है। पार्षद उस्मान रजा खान और मोहसिन रजा खान समेत 3 लोगों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया है। अवैध कनेक्शन लेकर चार्जिंग स्टेशन खोला गया था और बिजली चोरी करके 70 से 80 ई रिक्शा चार्ज किए जा रहे थे।
मोहसिन रजा खान हैं, वो पार्षद हैं। उस्मान रजा खान भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक अहम सियासी शख्सियत हैं। और कल जब बुलडोज़र यहाँ पर पहुँचा था तो मोहसिन रजा खान ही सबसे पहले विरोध करते हुए दिखाई पड़े थे और उसके बाद में पुलिस ने उनको खदेड़ दिया था यहाँ से और फिर बुलडोज़र की ये सारी कार्रवाई हुई थी। तो निश्चित तौर पर अभी बरेली के अंदर तमाम सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई भी हो रही है और पुलिसिया एक्शन भी हो रहा है। इस बीच ई रिक्शा चार्जिंग प्रॉपर्टी पर जो बुलडोजर चलाया गया उसमें नदीम खान का कहना है कि वो उनकी मां के नाम पर थी। ये संपत्ति हमारी थी और हम पर कोई नोटिस नहीं आया। एक नाजायज संपत्ति होती है, उस पे करने तौकीर रजा के अगर मिलने वाले हैं या रिश्तेदार हम हैं तो अगर करें तो ठीक है। ये तो हमारी जुनूनी हमारी मदर के नाम है। सन 72 से खरीदी भी, कस्टोडियन केस का नक्शा भी है, इसके कागज भी हैं, नहीं समझे। और नगर निगम ने ये कह के तोड़ी है कि ये नाले पे इन्होंने स्लिप डाल के वो किया है। ये तो हमारी अपनी जगह, इसके पीछे नाला चल रहा है, आप मौके पे जाके देखिएगा। हमारा 10 लाख रुपए का नुकसान करके गए। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन अब तौकीर रजा के एक और करीबी फरहद पर नजर गड़ाए हुए है। फरहद के फाइक एनक्लेव के मकान में कभी तौकीर रजा खुद भी छुपे थे। फिलहाल कुछ संपत्तियां सील कर दी गई हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वहां भी जल्दी बुलडोजर चल सकता है। अब तक बरेली के अंदर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को सील कर दिया गया है और 73 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। प्रशासन बरेली बवाल से जुड़े सभी आरोपियों पर कड़ा शिकंजा कस रहा है। बरेली से रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इस पूरे मामले में कार्रवाई तेज हो गई है, जांच आगे बढ़ रही है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हैं और ग्राउंड पर इस वक्त क्या स्थिति है उसको जानने के लिए सीधा मेरे सहयोगी रवीश का हम रुख करेंगे। लगातार ग्राउंड जीरो से खबरें और तस्वीरें रवीश हम तक पहुंचा रहे हैं। रवीश, तस्वीरें वहां से दिखाइए, क्या हलचल, क्या अपडेट? जी देखिए, बरेली में फ्लैग मार्च अभी शुरू होने वाला है और इस फ्लैग मार्च की खास बात यह है कि बहुत सारी जो महिला पुलिसकर्मी हैं, तकरीबन 800 से ज़्यादा, वो इस फ्लैग मार्च में हिस्सा ले रही हैं और ये बरेली के संवेदनशील जगहों से होता हुआ ये फ्लैग मार्च चलेगा। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे ये फ्लैग मार्च चलेगा और इसके पीछे रीज़न यही है कि एक लोगों के अंदर में भरोसा बढ़ाना। तो अभी फ्लैग मार्च बिल्कुल शुरू होने वाला है और बरेली में आपको पता है कि इस वक्त 80 के करीब में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मज़ार है उससे सटा हुआ यहाँ पे 70 दुकानें थीं, उसको सील कर दिया गया है और ये मेन एक बरेली का सिविल लाइंस इलाका है जहाँ से ये फ्लैग मार्च अब शुरू होने की तैयारी चल रही है। और बरेली में अभी तक जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें तौकीर रजा के खास जो सहयोगी हैं वो नदीम खान है। आज नफीस की गिरफ्तारी हुई है, उनके बेटे के खिलाफ में भी मुकदमा दर्ज किया गया है और उनको भी जेल भेजा जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं उनको तौकीर रजा से जुड़े हुए, कल आपने देखा था कि बुलडोज़र चलाया गया है और बुलडोज़र की कार्रवाई के बाद में अब ये कहा जा रहा है कि बरेली के अंदर और भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन पीछे 3-4 दिनों से ताबड़तोड़ पुलिसिया कार्रवाई के अलावा जो है वो प्रशासनिक कार्रवाई भी देखने को मिली है और ये महिला पुलिसकर्मी हैं, 800 से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी इस फ्लैग मार्च में हिस्सा ले रही हैं। और ख़ास बात इस फ्लैग मार्च की यह है कि इसमें केवल महिला पुलिसकर्मी ही ये फ्लैग मार्च करेंगे। अमूमन हम देखते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और बरेली की पुलिस फ्लैग मार्च करती है, लेकिन ये आम लोगों के बीच में भरोसा जताने के लिए इनको जो है वो महिला पुलिसकर्मियों का जो फ्लैग मार्च है वो बरेली में शुरू होने वाला है। और ये आप देख सकते हैं कि बरेली के कई सारी जगहों पर, यानी करोलान मस्जिद जहां पर ये बवाल हुआ था, वहां पर भी ये फ्लैग मार्च उस रास्तों से होते हुए, यानी सिविल लाइन से शुरू होकर करोलान मस्जिद से और फिर जो है वो तमाम सारे बिहारीपुर के इलाकों से ये फ्लैग मार्च गुजरेगा। तो आप देख सकते हैं उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और इस तरीके की जो कार्रवाई है, बुलडोज़र की कार्रवाई है, वो भी कल देखने को मिली थी हमें। और आगे भी प्रशासन का ये कहना है कि जो जो भी इस बलवे में शामिल रहा है उनके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। ख़ास बात यह है कि जो पुलिस ये बता रही है कि इस बलवे में ना सिर्फ बरेली के लोग बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल तक के लोग जो है
वो इस बलवे में शामिल रहे, तो उन पर भी लगातार बरेली पुलिस शिकंजा कस रही है। रवीश, लॉटरी में आपके पास, आप बने रहिए। तो ये तस्वीरें आपको रवीश लाइव वहां से दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस की वहां तैयारी है, माहौल आगे बिगड़ ना सके इसको लेकर पूरी तैयारी वहां कर ली जा चुकी है। तो बरेली में हुए बवाल के बाद मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी को लेकर खानदाने आला हजरत ने एक संयुक्त प्रेस बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस झूठे मुकदमे बनाकर बेगुनाहों को जेल भेज रही है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसे गलत बताया है। हालांकि मौलाना तौकीर पर भी उंगलियां उठ रही हैं, राजनीति भी चरम पर है। बरेली का बवाल, आरोपियों पर एक्शन और अब कार्रवाई पर सवाल। बरेली में जो हुआ, अब उस पर राजनीति भी तेज हो गई है। कार्रवाई पर सवाल उठाया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मौलाना तौकीर रजा खान और गिरफ्तार किए गए सभी दूसरे लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। बोर्ड ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी उंगली उठाई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया है कि मौलाना तौकीर रजा खान और दूसरे लोगों की गिरफ्तारी गलत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान उनकी पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। आई लव मोहम्मद के नारे का इस्तेमाल या उसे बैनर पर प्रदर्शित करना ना तो गैर कानूनी है और ना ही असंवैधानिक है। उन्हें याद रखना चाहिए कि वो भारत के संविधान के तहत एक निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, न कि किसी विशेष समुदाय के नेता। इस बीच मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद बरेली में हालिया बवाल और उसके बाद की पुलिस कार्रवाई को लेकर खानदाने आला हजरत ने एक संयुक्त प्रेस बयान जारी किया है। बयान में आरोप लगाया है कि बरेली के मुसलमानों को बेवजह सामूहिक सजा दी जा रही है। पुलिस झूठे मुकदमे बनाकर बेगुनाहों को जेल भेज रही है। उनको नमाज भी पढ़ने नहीं दी गई। उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ उससे कुछ हालात खराब हुए। इसलिए खानदान के तमाम अफराद की तरफ से मुत्तफ़िक़ा जो फैसला है, जो बयान है, वो ये है कि बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। बेगुनाह मुसलमानों पर तमंचे, पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों से हमले का झूठा इल्जाम लगा रही है। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। इस पर खानदाने आला हजरत की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है। ये मांग रखी गई है कि बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगे, पुलिस की दबिश और ज्यादतियों को फौरन बंद किया जाए, झूठे मुकदमे वापस लेकर गिरफ्तार बेगुनाहों को रिहा किया जाए, बुलडोजर कार्रवाई रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। संयुक्त बयान में चेतावनी दी गई है कि अगर ये मांगे तुरंत स्वीकार नहीं की गई तो आने वाले दिनों में ठोस फैसला लिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम समाज की ओर से ही आवाज उठ रही है कि कुछ कट्टरपंथी और राजनीतिक लोगों के चलते ये सब हो रहा है। गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो तरीक़ा है वो तरीक़ा दिलों का है और दिलों में मोहब्बत का समायोजन होना चाहिए। और इश्क के इजहार के लिए, मोहब्बत के इजहार के लिए रोडों पर उतरना, शोर शराबा करना, हंगामा करना, बैनर लेकर के मार्च करना या फिर पुलिस से टकराव करना या किसी गैर मुस्लिम से टकराव करना, ये तमाम चीज़ें पैगम्बर इस्लाम की तालीमात, उनकी शिक्षा के ख़िलाफ़ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि ये उनकी तालीमात के सरासर ख़िलाफ़ हैं। इस बीच बरेली हिंसा मामले में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें हाल ही में जो सबसे अहम गिरफ्तारी हुई है वो है शमशाद। शमशाद इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का जिला अध्यक्ष है और बताया जा रहा है कि नदीम और नफीस के साथ मिलकर इसने उपद्रव करने की योजना बनाई थी। बरेली से रवीश रंजन शुक्ला और रणदीप के साथ रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और आइए एक बार आपको फिर से बरेली लिए चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर रवीश रंजन शुक्ला इस वक्त मौजूद हैं। पुलिस की क्या तैयारी है, फ्लैग मार्च से जुड़ी क्या तस्वीरें मिल रही हैं,
दिखाइए रवीश। देखिए, फ्लैग मार्च की पूरी तैयारी हो चुकी है और अभी उस फ्लैग मार्च का नेतृत्व पुलिस के डीआईजी अजय साहनी और जो कमिश्नर हैं वो करेंगे। और महिला पुलिस कर्मियों के साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, अगर मैं दूसरी साइड में आपको दिखाऊं तो हलचल बढ़ी हुई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस और तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो संवेदनशील इलाके जो भी बरेली के हैं वो सब जगह पर ये फ्लैग मार्च होगा। और इस फ्लैग मार्च के जरिए लोगों के अंदर भरोसा कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो माहौल अभी पिछले शुक्रवार को जो खराब हुआ है उसके चलते ये आप देखिए, ये बड़ी तादाद में जो बरेली की पुलिस है वो यहाँ पर अजय साहनी जो कि कमिश्नर हैं वो आप देखिए कि फ्लैग मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। और आइए हम सीधे बात एक बार करेंगे कमिश्नर साहब से, अजय साहनी साहब से, कि उनका क्या कहना है। सर, इस फ्लैग मार्च के जरिए भरोसा बढ़ाने की कोशिश आप लोगों की है? जी, जैसा कि देख रहे हैं नवरात्रि है, त्यौहार चल रहा है, उसी में एक रूटीन प्रक्रिया में सारी पुलिस फोर्स यहाँ हमारे जो भी एसपीज हैं सारे लोग और हम लोग कमिश्नर साहब हैं एक फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और ये रूटीन की प्रक्रिया है, रूट मार्च हम लोग करते रहते हैं, उसी का तहत ये हो रहा है। अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कौन कौन से अहम लोग गिरफ्तार हुए हैं? 80 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं। इसमें तौकीर और तौकीर के जो मुख्य आदमी थे नदीम, नफीस और सकलैनी, ये लगभग ये सारे इस अभियुक्त और भी ये गिरफ्तारी इनकी सुनिश्चित की जा चुकी है। हथियार भी सर बरामद हुए हैं बता रहे हैं कि? जी, कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई है। इसके अलावा जो पुलिस के द्वारा लूटा गया एंटी राइट गन था वो भी बरामद किया गया है। और आगे भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। सर, बिहार और पश्चिम बंगाल के भी लोग थे क्या? कोई बाहरी लोगों के इसमें शामिल होने की बात? शुक्रवार का जो घटना हुआ था उसमें वीडियो और फोटो के आधार पर जो कार्रवाइयाँ की जा रही थी उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति चिन्हित हुए जो कि बिहार और बंगाल के भी रहने वाले थे, उनको भी गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। आप देख सकते हैं कि डीआईजी हैं, अजय साहनी कमिश्नर हैं, ये सारे लोग जो है वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पूरी पुलिस फोर्स है यहाँ पर बरेली के अलग अलग जगहों पर। और ये जो फ्लैग मार्च है ये कुरोलान मस्जिद से गुजरेगा, जहां पर ये सारी जो बरेली की बवाल हुआ था वो सारे जगह से ये फ्लैग मार्च गुजर रहा है। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से बरेली का अमन व अमान में खलल कोई ना पड़े। और यही वजह है कि लगातार इन सब जगहों पर फ्लैग मार्च पुलिस और प्रशासन कर रही है। बहुत सारे लोगों पर कठोर कार्रवाइयाँ भी की गई हैं और तौकीर रजा से जुड़े हुए जितने भी करीबी उनके लोग थे उन सबको गिरफ्तार किया गया। ये आप देखिए, बरेली पुलिस के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स है, आरएएफ है, उसको भी लगाया गया है। बिल्कुल रवीश, संवेदनशील इलाकों में पुलिस की चौकसी को और कड़ा कर दिया गया है, सतर्कता बढ़ाई गई है। और आप नजर बनाए रखिएगा रवीश, आगे भी हम आपका रुख करेंगे। इसी के साथ देख रहा है इंडिया में, वक्त एक ब्रेक का है लेकिन आप कहीं मत जाइए, देख रहा है इंडिया में खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। देख रहा है इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं स्वामी चैतन्यानंद उर्फ डर्टी बाबा की, जो कि लगातार फंसता ही जा रहा है। उस छात्रों से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप उस पर हैं। उसकी चैट सामने आ रही है जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि मामला यौन शोषण का भी हो सकता है। बाबा की डर्टी चैट्स में एक से एक सबसे चौंकाने वाली बातचीत सामने आई, जिसमें वो कथित तौर पर एक दुबई शेख के लिए सेक्स पार्टनर की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा था। इस बीच आज भी स्वामी चैतन्यानंद को लेकर दिल्ली पुलिस आश्रम पहुंची। बाबा के डर्टी चैट, क्या बाबा चला रहा था सेक्स रैकेट? चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में है उसके डर्टी व्हाट्सएप चैट। इन चैट से पता चल रहा है कि वो कथित तौर पर महिला छात्राओं को किस तरह टॉर्चर करता था। सवाल यौन शोषण के भी सामने आ रहे हैं। बाबा के डर्टी चैट्स में एक सबसे चौंकाने वाली बातचीत सामने आई है, जिसमें वो कथित तौर पर एक दुबई शेख के लिए सेक्स पार्टनर की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा था। चैतन्यानंद की एक छात्रा के साथ हुई बातचीत, जिसमें वो एक छात्रा से पूछ रहा है कि एक दुबई शेख सेक्स पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त है? पीड़िता कहती है कोई नहीं है। तो बाबा सवाल करता है कि ये कैसे मुमकिन है? पीड़िता जवाब देती है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद बाबा पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई क्लासमेट है या जूनियर?
एक अन्य चैट में भी चैतन्यानंद का आपत्तिजनक व्यवहार सामने आया है। वो बच्चों को फैलाने फुसलाने वाले शब्दों जैसे कि प्यारी बच्ची, बेटी, गुड़िया से संबोधित करता था। वो दिन भर और देर रात तक उन्हें संदेश भेजता था। बेबी, गुड मॉर्निंग बेबी जैसे संदेश लगातार भेजता था। बाबा दूसरी लड़कियों से भी चैट करता है और चैट में ये कहता है कि किस तरह से जो अश्लील बातें हैं उनके बारे में बात करता है। दूसरी लड़की से कहता है कि जो उसको डिस्को डांस करना है, क्या वो उसको ज्वाइन कर सकती है। इसके बाद वो एक और लड़की से बात करता है, उससे कहता है कि क्या वो उसके साथ में सो सकती है। तो जो इस तरह की बातें चैट्स में निकलकर सामने आई हैं, इसको लेकर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। इन चैट से आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं बाबा किसी सेक्स रैकेट पे तो नहीं शामिल था। इस बीच बुधवार को बाबा को पुलिस एक बार फिर आश्रम लेकर पहुंची। जो चैट सामने आ रही हैं, पुलिस उनकी पड़ताल कर रही है। बाबा के कुछ चैट साथ लगे, आप देख सकते हैं कि जो स्वामी चैतन्यानंद है, ये देखिए पीछे बैठा हुआ है, ये देखिए पीछे गाड़ी में पीछे बैठा हुआ है। और स्वामी चैतन्यानंद को लेकर दिल्ली पुलिस एक बार फिर आश्रम पहुंची है। दरअसल बाबा के मोबाइल से कई चैट्स बरामद हुई हैं और उन चैट्स में बाबा कई महिलाओं से अश्लील बातें कर रहा है। बाबा को एक बार फिर से इसी जो उसका आश्रम है शारदा पीठम, जहां पर मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, वहां पर लेकर पहुंची है। और जो उसका कमरा है, कमरे के अंदर ले जाकर भी बाबा के साथ में पूछताछ करेगी कि आखिर वो किस तरह से लड़कियों को बुलाता था और किस तरह से उसके कमरे में लड़कियां आती थीं। इसको लेकर जो है वो जांच की जाएगी। बाबा की ये चैट सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या चैतन्यानंद सेक्स रैकेट चला रहा था? क्या बाबा विदेश में लड़कियां भेजता था? क्या बाबा के गिरोह में और लोग भी हैं? संस्था में रहकर बाबा ने अपना रैकेट खड़ा किया। बाबा से पार्टनर की मांग करने वाला शेख कौन है? सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती ने अपनी इन नापाक हरकतों को अंजाम देने और छिपाने के लिए 3 सगी बहनों को अपना मैनेजर बना रखा था। ये तीनों बहनें बाबा के सीक्रेट गेम को मैनेज किया करती थीं। ये तीनों आश्रम में ही काम करती थीं। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। अब एक और चैट की बात करते हैं जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। घटना मुंबई से सटे विरार की है। गरबे से जुड़ी एक चैट लीक होने के बाद लोगों में नाराजगी है। चैट में गरबे में घुसकर अश्लील हरकतें करने जैसी आपत्तिजनक बातें लिखी होने का दावा किया गया है। मुंबई के पास विरार के न्यू विवा कॉलेज का गरबा महोत्सव विवादों से घिर गया है। दरअसल कुछ लड़कों पर आरोप है कि वो गरबा में चोरी छिपे वीडियो बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे और फिर सोशल मीडिया ऐप पर शेयर कर रहे थे। ऐसा दावा है कि इन चैट बॉक्स में उन्होंने लड़कियों को लेकर बेहद अश्लील और अपमानजनक बातें लिखी, जिसमें लड़कियों को फंसाने की साजिश जैसी बातें भी लिखी गई थी। इन चैट्स के वायरल होने के बाद माहौल गर्मा गया। ये मामला पुलिस तक पहुंच गया है। ये आप देख सकते हैं, ये विवा कॉलेज है जो कि नामचीन है पूरे महाराष्ट्र में। और इसी कॉलेज के अंदर जो पंडाल लगाया है गुजराती मंडल और U438, ये दोनों ग्रुप के तरफ से ये गरबा का आयोजन किया गया है और 9 दिन ये गरबा चलता है। यहाँ के लड़कियों के ऊपर अत्याचार करने का मामला बताया गया है और उसके ऊपर बहुत सा राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। गरबा से जुड़ी चैट को लेकर हंगामा मच चुका है। ये मामला विरार विवा कॉलेज के गरबा का है, जहां हर साल ये आयोजन होता है। इससे जुड़ी एक चैट में लड़कियों को लेकर अश्लील बातचीत सामने आई है। चैट लीक होने से बवाल मचने के बाद FIR दर्ज हो गई है। ये भी आरोप लगाए गए हैं कि लड़कियों के वीडियोस को सोशल मीडिया पर डाला गया। इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन ने FIR दर्ज करवाई है। आपको बताते हैं FIR में क्या क्या है। 22 से 26 सितंबर के बीच शाम 7 से 10 बजे तक कॉलेज ग्राउंड में आयोजित गरबा से जुड़ी कुछ लड़कियों के वीडियो सोशल मीडिया पर डाले गए। ये वीडियो और आपत्तिजनक कमेंट शाहिद नाम के अकाउंट से डाले गए। इस अकाउंट से जुड़े व्हाट्सएप नंबर का भी जिक्र FIR में है। इन वीडियोस पर फैज नाम के अकाउंट होल्डर ने भी बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पुलिस ने दोनों अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने का केस दर्ज किया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपियों में से एक नाबालिग है। ऐसे में उसे गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन उसके माता पिता को नोटिस थमा दिया गया है।
पुलिस का कहना है कि इस मामले में सभी डिजिटल सबूत जुटाए जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई इसी के आधार पर की जाएगी। लोगों को यही आह्वान करेंगे कि इसमें कोई भी धार्मिक या ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें धार्मिक रंग ना देते हुए ये जो ऑफेंस है वो पुलिस उसने रजिस्टर किया है और उसको हम न्यायालय के सामने लेके जाएंगे और उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो कोई भी इसे धार्मिक रंग को पैर आए। पुलिस ने साफ कहा है कि इसमें धार्मिक एंगल को बीच में न लाया जाए, लेकिन आयोजकों और हिंदुत्ववादी संगठनों ने इसे गंभीर मामला बताया और सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है कि पिछले 20 सालों से विवा कॉलेज में नवरात्रि का आयोजन शांति और श्रद्धा के साथ किया जा रहा है। इस बार की घटना को लेकर वे बेहद सख्त हैं और उन्होंने खुद पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और दूसरा अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई के पास मीरा रोड से एक मामला सामने आया है जहां गरबा में अंडे फेंके जाने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में मोहसिन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच की जा रही है। ये तस्वीरें मुंबई के मीरा रोड की हैं। यहाँ गरबा के दौरान अंडे फेंके जाने का आरोप है। ये मामला है मीरा रोड के काशी गांव इलाके में मौजूद जेपी नॉर्थ गार्डनर सिटी सोसाइटी का। यहाँ सार्वजनिक गरबा चल रहा था, तब ये आरोप है कि एक शख्स ने यहाँ अंडे फेंक दिए। अंडे फेंके जाने के बाद गरबा में काफी हंगामा हो गया। गुस्से में लोग मीरा रोड के काशी गांव पुलिस स्टेशन पहुंचे। मोहसिन खान नाम के शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि ये शख्स एस्टेला बिल्डिंग में रहता है। ये घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे की है। सोसाइटी परिसर में पारंपरिक गरबा चल रहा था, तब एक शख्स ने ऊपरी मंजिल से अंडा फेंका। उसके बाद वहां मौजूद लोगों के बीच हंगामा हो गया। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब गरबा चल रहा था तब एस्टेला बिल्डिंग से एक शख्स मोबाइल फोन लेकर परिसर में आया। वो कार्यक्रम की आवाज का डेसिबल लेकर चेक कर रहा था और पुलिस को गरबा खेल रहे लोगों के वीडियो दिखा रहा था। ये भी बताया गया है कि उसने पहले भी कई बार पुलिस को कार्यक्रम रोकने के लिए फोन किया था। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे कुछ लोगों ने उसी शख्स को 16वीं मंजिल से कुछ नीचे फेंकते हुए देखा। जब नीचे देखा तो पुलिस कर्मियों के पास एक अंडा टूटा हुआ मिला, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग शिकायत लेकर थाने पहुंच गए, जिसके बाद केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस घटना पर धारा 300 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। देश भर के कई शहरों से भारी बारिश के बाद जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। त्योहारों के बीच हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। जाते हुए मानसून का क्रोध कई जगह दिख रहा है। ये हाल है उत्तर प्रदेश के मथुरा का। भारी बारिश के बाद यहाँ जल भराव से ऐसे हालात हैं। देखिए पानी में वाहन कैसे डूबे हैं, सड़कें कैसे तालाब बनी हुई हैं। यहाँ कई इलाकों में ऐसे ही हालात हैं। जल भराव लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर आवाजाही पर काफी असर देखने को मिल रहा है। रेलवे स्टेशन का पार्सल है, यहाँ पानी भरा हुआ है, इसके कारण हम देने में असमर्थ हैं। ये होगा लगभग 4-5 फीट। अब कोलकाता का हाल देख लीजिए। भारी बारिश के बाद जल भराव ने हाल बेहाल कर दिया है। सड़कों पर जगह जगह पानी भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई वाहनों को भरे हुए पानी की वजह से दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। वाराणसी में भी बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ कई इलाकों में तेज आंधी चली, जिसके बाद पेड़ उखड़कर गिर पड़े। इस बारिश के मौसम ने त्योहारों की रौनक पर भी पानी फेर दिया। जयपुर में कलाकारों ने रावण का जो पुतला बनाया था वो बारिश में पूरी तरह से भीग गया। इन कलाकारों का काफी नुकसान हो गया। मौसम विभाग ने कई इलाकों में तेज बारिश होने का अनुमान जताया है। 2 अक्टूबर से पूर्वी भारत में बारिश होने की संभावना बढ़ जाएगी। बिहार, नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर तेज बारिश होने का अनुमान है। 4 अक्टूबर को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसके प्रभाव से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश होगी। 6 अक्टूबर को वेस्टर्न हिमालय के एरिया में हैवी रेनफॉल हो सकता है। आप देख सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल में बहुत सारा क्लाउड्स, जहां भी हमारा अनुमान है कि एक कल तक लो प्रेशर एरिया बनेगा। उसके प्रभाव से आपका जहां पे ईस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ जाएगा। स्पेसिफिकली अगर बिहार की बात करें, नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश की बात करें, उड़ीसा की बात करें, जब वेस्ट बंगाल की बात करें, वहां पे वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी सेकंड से होने का अनुमान है।
जाते जाते मानसून कई राज्यों में आफत बरसा रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक लोगों को अभी कुछ दिन तक ऐसे ही मौसम को झेलना पड़ेगा। उसके बाद ही हालात में सुधार आएगा और बारिश के मौसम की विदाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।